बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। शुगर के मरीज़ क्या रोज़ा रख सकते हैं? उसमें क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं रोज़े के दौरान? और अगर रोज़ा अफ्तार करना हो तो किस तरह अफ्तार किया जाए? सहरी में किस तरह खाया जाए? इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे और हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर याहिया अज़ीज़, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची में। तो आज उनसे तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हो कैसे हैं? साहब? अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएँ कि अब 1 हफ़्ता रह गया है रमज़ान में, तो कौन अब शुगर के मरीज़ आपके पास आ जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब अब तो रोज़ा रखना ही रखना है हमने। तो क्या ऐसे मरीज़ों को आपकी क्या होती है कंसल्टेशन? थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद। सबसे पहले आपको आपके क्या आपने मुझे इनवाइट किया और ये मौका दिया कि हम थोड़ी-सी इस गुफ्तगू कर लें। जिस तरह आजकल वो टॉक ऑफ द टाउन जिसको हम कहते हैं, तो इस वक्त तमाम जो हमारे मेडिकल हलकों हैं उसमें और मरीज़ों में ख़ास तौर पे जो ज़ियाबितस शुगर के मरीज़ हैं, वो आजकल इसी फ़िक्र में कि रमज़ान सर पे है, तो क्या हम रोज़ा रखें, अपनी दवाइयों को किस तरह अदल-बदल करें। तो इस वक्त ये तो आपने शुक्रिया, आपने ये मौका दिया, तो इंशाल्लाह आज हम प्रोग्राम में इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जैसे पता है कि डॉक्टर साहब के आजकल जो मरीज़ होते हैं, उनको 2-4 चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में। अब रमज़ान बहुत क़रीब है, तो अभी से अपनी शुगर की वो देखें कि इनकी इस वक्त जो है शुगर लेवल्स क्या चल रहे हैं, अपनी दवाइयों को कैसे एडजस्ट करना है। और जो प्री रिक्विज़िट टेस्ट होते हैं, एक जिससे पता चलता है कि हमारी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है या नहीं है, उसको भी ज़रूर देख लेना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मौलिद से जो है राब्ता रखें। और क्योंकि अब तो वैसे दिन कम रह गए हैं, तो उनको पहले भी रखना चाहिए था, लेकिन अभी भी नहीं रखा है, तो अब फ़ौरन रख लें। और अपने जो प्री रिक्विज़िट टेस्ट होते हैं, जैसे हम 3 माह की शुगर जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं HbA1c करा लेना चाहिए अपना। और अपनी सुबह शाम की एक फ़ास्टिंग जो हम सुबह 10-12 घंटे के से बाद जो करते हैं खाने के बाद, उसको देख लिया जाए और रैंडम खाने के बाद भी देख लिया जाए। अगर हमारी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है मरीज़ों की, तो उनकी जो दवाइयाँ हैं उसको थोड़ा-सा रद्द-बदल करना ज़रूर रोज़ा रख सकते हैं वो लोग। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल है, जो डॉक्टर की हिदायत पे अमल करते हैं, तो वो तो ज़रूर रख सकते हैं। हाँ, कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो शुगर की पेचीदगियों में खुदा न ख़ास्ता जो है, अगर उनके गुर्दों मुतासिर हैं, या जो ख़वातीन हमल से हैं, या जो इनको कोई और पेचीदगी है कि कोई इन्फेक्शन चल रहा है इस वक्त अंदरूनी बॉडी में, कि कोई खुदा न ख़ास्ता जिसको है कोई जिगर का प्रॉब्लम या कोई और हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अपने मौलिद से मशवरा करने के बगैर रोज़ा नहीं रखना चाहिए। सर आजकल व्हाट्सएप का दौर है और वॉलेट्स के साथ मरीज़ जो है व्हाट्सएप पे होता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब सारे टेस्ट लिख के बता दें। तो उसमें गुर्दे के फंक्शन को हम क्या लिखेंगे? देखिए, गुर्दे के जो है ना, वैसे तो हम आम जो है क्रेटिनिन का जो लेवल कराते हैं, जी। तो क्रेटिनिन से हमें गुर्दे का फंक्शन का थोड़ा-सा तो अंदाज़ा होता है, लेकिन बहुत अच्छा अंदाज़ा नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि एक पेशाब का एक ख़ास तौर पे एक टेस्ट होता है, जिसमें प्रोटीन अगर लीक हो रही है, तो उससे भी उसका फंक्शन पता चलता है। ठीक है। और एक क्रेटिनिन क्लियरेंस भी डॉक्टर्स कर लेते हैं, जो लेबॉरेटरी वाले करते हैं। तो ये 2-3 फंक्शन होते हैं, वो ज़रूर देख लेना चाहिए। पानी को भी बढ़ाना चाहिए, ताकि उनकी जो गुर्दे की जो पेचीदगी अगर हो रही है खुदा न ख़ास्ता शुगर से, तो वो भी कंट्रोल हो जाए। ठीक है ना? तो अगर किसी को पेचीदगी है, तो वो फ़ौरी अपने मालिज से ज़रूर मशवरा कर लेंगे। व्हाट्सएप ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप हर चीज़ के लिए काफ़ी नहीं होता, आपको तो पता ही है। जी, जी। और हमारे यहाँ मरीज़ आजकल में बहुत एडवांस दौर है, एआई का दौर है, ठीक है। तो लोग बहुत सारी चीज़ें नेट से मालूम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे नाक़िस ख़्याल में जो है, कोई भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए, डॉक्टर का भी निबल बदल नहीं है वो। सही। सर जी। कुछ लोगों की शुगर बार-बार गिर रही होती है, उनको पता नहीं चलता और शुगर कम हो जाती है। ऐसे मरीज़ भी आते हैं आपके पास और कहते हैं कि डॉक्टर साहब रोज़ा रखना है, तो इनको क्या मशवरा देना चाहिए? देखिए, शुगर जो गिर रही है, तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं, ठीक है ना? और या तो कुछ मरीज़ अपना डोज़ ज़्यादा ले लेते हैं, ख़ास तौर पे जो मरीज़ इंसुलिन पर हैं और खाना टाइम पर नहीं खा रहे होते, या कुछ मरीज़ जो हैं कुछ पेचीदगियों में शामिल हो गए हैं, जैसा कि हमने अभी गुर्दे का ज़िक्र किया। तो गुर्दे की बीमारियों में जो जैसे ही क्रेटिनिन आगे बढ़ेगा, तो उनकी शुगर लाज़मी सी लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अगेन वो दोबारा उनसे कंसल्ट भी करें और अपने टेस्ट भी करवाएँ, और देखें कि कहीं दवाइयों सी की वजह से तो शुगर कम नहीं हो रही, या कंकॉमिटेंट कोई इन्फेक्शन चल रहा है, उससे भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। आपने जो शुगर की कमी का बताया, और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें देखें कि किस वक्त की शुगर कम हो रही है। हो सकता है बाज़ औक़ात रात के 3-4 बजे शुगर बहुत कम हो रही है। मरीज़ बेचारे क्या करते हैं, शुगर कम की वजह से रात को उठ के फ्रिज में से खाना खाया, मीठा खा लिया, नॉर्मल हो गए। सुबह चेक करते हैं 300 शुगर है, तो वो अपनी या तो इंसुलिन बढ़ाते हैं, या अपना डोज़ दवा का बढ़ा देते हैं बगैर डॉक्टर की राय के। तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि वो मज़ीद उनको शुगर डाउन होगी।
ठीक है। तो ज़रूर इस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए। सर अब रमज़ान शुरू हो गया, आपने इजाज़त भी मरीज़ को दे दी और मरीज़ जो है वो रोज़ा रखने के लिए तैयार हो गया। डिस्पाइट कि आपने थोड़ा-सा उसको मना भी किया। जी। सो अब शुरू में क्या करें? शुरू के रोज़ों में ऐसे मरीज़ों को क्या कहना चाहिए हमें? देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि अगर जो डॉक्टर ने एडवाइस दी है तो उसी पे अमल करना चाहिए। उसके बावजूद कुछ मरीज़ों की ज़ाहिर है कि रिलीजियस बहुत अटैचमेंट होती है और वो रोज़ा नहीं छोड़ना चाहते। जैसे आपके साथ भी मरीज़ आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब नहीं, हमने ज़िंदगी में कभी रोज़ा छोड़ा नहीं है, जी। तो हाउ कम कि हम अब छोड़ेंगे। सही। तो मजबूरन अगर आपने उसको इजाज़त दे भी दी है, तो ऐसे मरीज़ों को शुरू शुरू में मॉनिटर, क्योंकि देखें जब रोज़ा रखा जाता है ना, 2 चीज़ों का ख़तरा होता है। या तो शुगर बहुत डाउन हो सकती है अगर उन्होंने डोज़ ज़्यादा लिया अपना, या वही डोज़ लेते रहे जो रोज़े से पहले ले रहे थे, ठीक है। तो लाज़मी सी बात है रोज़े के दौरान डाउन होगी। या फिर जो है वो जो है प्रॉपर जो है उसको दवाइयों को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो या उनको कोई पेचीदगी है। तो उसमें मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है और शुरू में हम यही कहते हैं कि दवा का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। जैसे ख़ास तौर पे कुछ लोग इंसुलिन पर होते हैं, क्योंकि दोनों ख़तरे हैं आपको, शुगर कम भी हो सकती है सही। और शुगर बढ़ भी सकती है। ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों को लेके चलना है कि उनको, क्योंकि 13-14 घंटे का इस मरतबा उम्मीद है कि रोज़ा होगा हमारे यहाँ, तो 13-14 घंटे की शुगर को जो है मेंटेन करने के लिए कुछ इस तरीके से डोज़ हो कि उनकी गिरे भी नहीं शुगर और बढ़े भी नहीं। ऐसा ना हो कि रमज़ान के एंड में हमें पता चले कि जी उनका जो 3 माह वाला शुगर टेस्ट है A1C है वो 8 से 9 से तजावुज़ कर गया। ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि इनकी रोज़ जो है ख़ास तौर पे ज़ोहर और असर के बीच में जो टाइम होता है, ठीक। या असर के बाद तक का जो टाइम होता है, उसमें शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है। सही। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि सहूर के वक़्त जो है दवाइयों की मिक़दार बहुत कम रखा जाए और लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ ना दी जाएँ। सही। तो जैसे लॉन्ग एक्टिंग कुछ इंसुलिन्स होती हैं, कुछ हमारी ख़ास तौर पे जो जो टैबलेट्स फॉर्म में दवाइयाँ, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जिसको हम कहते हैं, जी। जो कुछ दवाइयाँ हैं, वो हम सहरी में यूजुअली अवॉइड करते हैं या बहुत कम डोज़ में रखते होते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा जो हमारी दवाई का डोज़ होता है वो अफ्तार के वक़्त होता है, सही। ताकि उसको हम एडजस्ट कर सकें। लेकिन सबसे बुनियादी जो चीज़ है, क्योंकि हर मरीज़ एक दूसरे से अलग है, सही। तो बुनियादी जो चीज़ है वो शुगर मॉनिटरिंग है। तो जैसे मैं अपने मरीज़ों को कहता हूँ कि असर के बाद ज़रूर अपनी शुगर चेक किया करें कुछ दिनों, 1 डेढ़ हफ़्ते तक, ताकि उनको पता चले कि उनका शुगर लेवल कहाँ जा रहा सही। है। और दूसरा ये कि सहरी से पहले भी अगर मौका है तो थोड़ा वो टेस्ट कर लें। सर बहुत सारे मरीज़ों के ज़हन में अभी भी ये है कि अगर शुगर चेक की जाए तो रोज़ा टूट जाता है, तो इस बारे में बताएँ? देखिए मैं इसके लिए तो ज़रूरी है कि मुफ्ती साहिबान से भी जो है इसका फ़तवा लिया जाए, लेकिन जो मालूमात है मरीज़ों से वास्ता पड़ता है, हमें भी बताना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में प्रिक करने से रोज़ा नहीं टूटता, जी। वज़ू टूट जाता है। सही। आपने वज़ू दोबारा करना है। जी। और मैं कई सालों से ये प्रैक्टिस करता हूँ, अपने मरीज़ों से यही कहता हूँ कि आप असर मतलब रोज़ा खुलने से आधे घंटे पहले अपनी शुगर चेक कर लें और दोबारा वज़ू कर लें। तो प्रिक करने से ज़ाहिर है ब्लड निकल गया तो लगेगा, रोज़ा नहीं टूटता। सर मुफ्ती और उलमा ने गाइडलाइंस बनाई हैं बिल्कुल। और उसमें ये वाज़े तौर पे उन्होंने लिखा है कि इससे रोज़ा नहीं टूटता, और आपने जैसे बता दिया है कि इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी की शुगर लो होने लगे तो कितनी शुगर लो वो अफ्तार कर ले? देखिए अब बात यही है कि हर पेशेंट का मैंने कहा ना डिफरेंट वो होता है। कुछ लोग 80 पे भी जो है ना अब बिल्कुल ठीक हो रहे होते हैं, वो उनकी बर्दाश्त, हमें लगता है कि दे आर हीमोडायनामिकली स्टेबल, तो 80 पे रिस्क तो है, लेकिन 70 से अगर नीचे है तो उनको रोज़ा खोल देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं सिम्टम्स नहीं हो रहे, लेकिन उनकी अगर 2 मरतबा कन्फर्म करके अगर आप कहते हैं 70 से नीचे है तो मेरे ख्याल में रोज़ा खोल देना चाहिए उनको, क्योंकि वो फिर ख़तरा होगा कि अगर आधे पौने घंटे से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है तो वो खुदा ना खास्ता सीरियस हो जाएंगे, रोज़ा तो वैसे ही जाएगा लेकिन हालत भी उनकी गैर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में उनको खोल देना चाहिए। सर और आपने ज़िक्र किया कि शुगर हाई हो जाए तब भी रोज़ा अफ्तार कर लेना चाहिए। क्यों? इसकी क्या वजह है? शुगर देखिए जितनी ज़्यादा हाई होगी और आपने अगर मेडिसिन की प्रॉपर नहीं तो उनकी पेचीदगियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? ठीक है। और जब शुगर खुदा ना खास्ता बहुत बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे 2 किस्म के शुगर के मरीज़ होते हैं, जैसे एक टाइप 1 कहलाते हैं, टाइप 2 कहलाते हैं। तो टाइप 1 वाले वो लोग होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन की मिक़दार 0 के बराबर होती है, 0 होती है। ठीक है। तो अगर वो खुदा ना खास्ता रोज़ा नहीं खोलते या उनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है, तो चांसेस हैं कि उनकी शुगर जो है वो दिमाग पर असर करेगी सही। और उनको नींद बेहोशी भी हो सकती है और मुकम्मल बेहोशी भी हो सकती है, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। और वो एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें जान को भी कभी-कभी ख़तरा लाक हो सकता है। तो शुरू में मरीज़ को सिर्फ पेट का दर्द, उल्टियाँ, पसीना और ये होना होता है, तो हम समझते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब पहले हफ्ते के दौरान ये हाइपो हाइपर हो रहे हैं, शुगर लो हो रही है, हाई हो रही है, लेकिन फिर भी वो रोज़ा रखना चाहते हैं। तो अब क्या मौलिद से राब्ते में रहें वो? मौलिद से तो वो शुरू से राब्ते में रहे। मैं अपने मरीज़ों से ये कहता हूँ पहले हफ्ते में ही आके हमें रिपोर्टिंग करें कि आपका ग्राफ किस तरफ जा रहा है।
ठीक है। तो चेंज आए कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, रोज़ा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा स्विंग शो कर रहा होता है कि एक वक्त में उनकी बहुत कम हो रही है, सेकंड टाइम में उनकी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये जो वेवी सी शुगर होती है ना, वो बड़ा ख़तरनाक काम होता है। सही। तो आई थिंक डॉक्टर से बिल्कुल राब्ते में रहें, ताकि डॉक्टर उनका जो है जो डोज़ है वो एडजस्टमेंट करें ना। कभी-कभी जैसे हाइपो में हो रहे हैं और पेशेंट जो जन शुगर लो हो रही है और तो उनका इंसुलिन, अगर वो इंसुलिन पर है, तो उनको देख लेना चाहिए कि वो इंसुलिन शहर में ज़्यादा तो नहीं ले रहे, सही। या जिनकी ज़्यादा हो रही है वो शहर का डोज़ बिल्कुल ही मिस कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हम कभी-कभी हम बेसल इंसुलिन बहुत सारे मरीज़ों को दे रहे होते हैं जो कि रात को लेनी होती है। कुछ मरीज़ समझते हैं कि जी मैंने तो सहरी भी अच्छी खासी कर ली है, तो मैं वो भी इंसुलिन लगा लूँ। सही। तो उसमें हम यही कहते हैं कि मालिज की जो है मशवरे के बगैर कोई भी स्टेप ना लिया जाए, ना अपनी दवा बढ़ाई जाए ना घटाई जाए। आपके ख़्याल से ज़हर पे भी इंसुलिन लगाई जा सकती है, डोज़ कम करके? देखें जैसे कुछ मरीज़ हैं, जैसे टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं, जी। तो उनको हम बेसल और बोलस दोनों इंसुलिन दे रहे होते हैं ख़ास तौर पे। ठीक है। तो क्योंकि जो बोलस इंसुलिन होती है उसका असर सिर्फ 3 से 4 घंटे रहता है, तो उसको हम दे सकते हैं लेकिन डोज को एडजस्ट करके। सर, ये बोनस हर खाने से पहले होती? जी हाँ, हर खाने से पहले होती है, इसीलिए हम सहर से पहले उनको देना चाहते हैं। ठीक है। अगर हम कोई लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन अगर सहर में देंगे तो हमें ख़तरा है कि उनको असर के वक्त जाके वो डाउन करेगी। लेकिन कभी कभी जो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर वाले भी होते हैं और बहुत ज़्यादा जिनकी हाइपरग्लाइसीमिया होता है, क्योंकि देखिए शुगर बहुत हाई होती है तो वो कंट्रोल पे नहीं होते, इसलिए कभी कभी हमें 1/3 डोज जो है वो सहर में देना पड़ता है, जिसको हम भी इंटरमीडिएट एक्टिंग कहते हैं। सही। लेकिन बेसल डोज अमूमन रमज़ान के बगैर भी हम लोग रात में दे रहे होते हैं, यानी एक दिन में 24 घंटे में एक दफ़ा। कभी कभी मरीज़ों को दिन में भी दे सकते हैं, लेकिन उसको हम अमूमन रमज़ान में तो ख़ास तौर पे रात को ही रखते हैं ताकि हाइपो ना हो। जी। सर, ये बेसल इंसुलिन का क्या काम है? ये क्योंकि बोनस तो समझ आता है कि खाना खाते हैं, शुगर बढ़ती है। ये 24 घंटे वाली इंसुलिन क्यों देते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, आप जैसा कि आप जानते हैं कि इंसुलिन की बहुत सारी अक़साम होती है। ठीक है। कुछ जो इंसुलिन होती हैं उनका असर 17 से 18 घंटे और कभी कभी 20 घंटे तक रहता है। ठीक है। तो उन इंसुलिन को हम बेसल कहते हैं, ताकि एक 24 घंटे के जो पीरियड होता है उस वक्त शुगर का लेवल एक रहना चाहिए, वो डिप्स ना आ जाए ना, उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन उस दौरान जैसे ही मरीज़ खाना खाएगा उसकी शुगर अप जाती है, तो उसको फिर हम बोलस देते हैं कि उस खाने की मकदार के हिसाब से उसको 6 यूनिट 10 यूनिट या जो डॉक्टर उनको एडवाइस करता है वो ले लें, क्योंकि वो फौरी काम करना शुरू करती है और उसका असर 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। और दूसरी बात है कि हमारे जिस्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जो लबलबे की जो सूरत में एक नेमत दी हुई है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं, तो उसकी जो फिजियोलॉजिकल काम है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो जो बेसल जो लेवल हमारा शुगर का मेंटेन कर रहा होता है वो बड़ी लो मिकदार की, बहुत स्लो स्लो रिलीज़ होती है इंसुलिन की, सही। बगैर खाए हुए। ठीक है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो एकदम एक शुगर का लेवल स्पर्ट करता है, हमारा पैनक्रियास एकदम उसी वक्त उसकी मकदार के मुताबिक इंसुलिन रिलीज़ करता है, ठीक है। जो हम बोलस से उसको रिप्लेस करते हैं। तो वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम ज़ाहिर है उसके करीब तो पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नेमल बदल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये बेसल और बोलस इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब सहरी का बताएँ सर। सहरी आजकल तो सहरियों का भी काफ़ी रिवाज है। तो सहरी में शुगर के मरीज़ को क्या खाना चाहिए? देखिए, सहरी एक बहुत बड़ी नेमत भी है और एक बहुत बड़ी इबादत भी है, ठीक है ना? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि सहर खाने वालों के लिए बहुत सारी नेमत है और सहर जो है वो बहुत आखिरी वक्त में से कुछ कुछ देर पहले करना चाहिए। तो देखें, सहर करें लेकिन सहर अपनी सेहत के मुताबिक करें। ठीक है। जैसे कुछ लोग हमारे दिल के मरीज़ होते हैं तो वो बड़े पराठे वराठे खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना रोगनी ग़िज़ाएँ हमारे यहाँ शहर में चल रही होती हैं, जैसे न्यारी, पाए और ये सब चीज़ें। तो ज़ाहिर है ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि हमारा जो जिस्म है इस वक्त अगर थोड़ी-सी उसमें कोई किसी चीज़ की कमी है तो उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करके चलना चाहिए। तो शहर में जो लोग मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल, जैसे चीनी वाली लस्सी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या चाय चीनी वाली पी रहे होते हैं, या वो आजकल हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है फैनी और ये सब चीज़ें होती हैं, जी। तो मीठा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ी-थोड़ी मिक़दार में लेना चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों से शुगर वालों को परहेज़ है वो सहरी में भी परहेज़ है। सही। ऐसा नहीं है कि हम सहरी बहुत डट के कर लें, तो वैसे भी रोज़े की जो है वो जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। और अपनी दवा और अपनी सेहत के मुताबिक ही उसको खाने का चाहिए। कुछ लोग अंडे के बहुत शौकीन होते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सहरी में अंडा और दही ज़रूर खाना है। इसके बारे में बताएँ सर। देखिए, अब अंडा और दही के बारे में हम तो मना नहीं करते। उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों का अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ख़ास तौर पे शुगर वालों के मरीज़ों में ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होता है, क्या तो एग यॉक को जो है हम कहते हैं कि उसको अवॉइड कर लें। एग वाइट ले लें,
लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई ना हो कि जो 3 अंडे का एग वाइट उसमें इतना सारा जो है ना कुकिंग ऑयल या घी हो उसके इस्तेमाल, तो वो चिकनाहट अवॉइड करें। तो एग यॉक हटा के आप एग वाइट ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। दही में भी जो ऊपर उसका जो बालई हिस्सा होता है जिसमें वो फैट बहुत ज़्यादा होती है, उसको अवॉइड करके आप ले सकते हैं थोड़ी बहुत मकदार में। कुछ लोग खाना खा के सो जाते हैं और कहते हैं कि ये सहरी हो गई हमारी, तो शुगर के मरीजों को ऐसा करना चाहिए कि देखिए, बात वही है कि उनका टाइम टेबल जितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम जैसे अभी बात करी हमने बेसल बोलस की, तो उस टाइम उस क्लॉक को सेट करने के लिए तो की है। अगर मरीज़ जो है वो 12 बजे तक तो खाना खाता रहा और फिर 1 बजे फिर खा के फिर सो गया और उसके बाद जो है उसको अगले दिन जो है तकरीबन 6:30 बजे तक जाके रोज़ा उसको खोलना है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, जो सहरी का प्रॉपर टाइम है उसमें करें, ताकि हमारे जो मील का डिस्टेंस है वो 8 आवर्स का होना चाहिए। वैसा ना हो कि हमने इफ्तार बहुत देर से की, सहरी बहुत जल्दी की और उसके बाद फिर लॉन्ग पीरियड जो है हम एम्प्टी स्टमक हो गए कि से फॉर एग्जांपल 13 आवर्स का अगर रोज़ा था या 14 आवर्स का, अब आप जो एम्प्टी स्टमक 18 घंटे तक हो गए, सही। मतलब आप सो गए जल्दी ना। ठीक है। तो दिस इज़ अगेंस्ट द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ आवर पैनक्रियाज। तो हमारा पैनक्रियाज जो है लबलबा जो है वो तो काम नहीं कर रहा उसके साथ। सही। तो अब जब अगर काम कर रहा हो तो एक अलग बात है, वो तो नहीं कर रहा, तो आपकी दवा का डोज भी मिस हो जाएगा और आपका जो एम्प्टी स्टमक का ड्यूरेशन है पीरियड वो बहुत लंबा हो जाएगा। अफ्तार का बताएं सर। रोज़ा तो आपके मशवरों से बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। अब अफ्तार पे क्या खाना चाहिए? कि खजूर खानी चाहिए? अ, देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने तो खजूर की बात की तो फिर भी बहुत सेफ है। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि रूह अफ़ज़ा के बगैर रोज़ा कबूल ही नहीं होता। जी जी। ठीक है ना? तो ये मैं अपने मरीज़ों को ख़ास तौर से कहता हूँ। तो ये जो मशरूबात जितने भी हैं, हमें इनको बहुत सख्ती से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अगर रोज़ेदार को बहुत, जैसे अब गर्मी का मौसम है, तो थोड़ा-सा जो है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और लस्सी वग़ैरह ले लीजिए, थोड़ी-सी उसमें लाइट जो लस्सी होती है, बहुत ज़्यादा वो नहीं। मीठी नहीं हो सकती। मीठी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो लाइट और नमकीन लस्सी की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो मशरूबात होते हैं, अगर वो बाहर के बने हुए मशरूबात हों या घर के मशरूबात हों, और हमारे यहाँ घरों में चाट बनाई जाती है, फ्रूट चाट जिसको हम कहा जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है। जी। तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर पेशेंट ओरली और चबा सकता है और खा सकता है तो फ्रूट थोड़ा सा ले सकते हैं, उसमें खजूर भी एक आध आ सकती है। ठीक है। लेकिन खजूर की मिसाल जो है वो खजूर होना चाहिए, सही। खजूर रे नहीं होना चाहिए। सही। तो वो कुछ थोड़ा इत्तेफाक रहा हमें सऊदीया में भी रहने का, तो वहाँ जब हम मरीज़ों से कहते थे कि ना, वो हमसे पूछते थे कितनी खजूरें खाएँ, तो जब हम उनसे कहते थे 1-2, तो वो बड़े हमसे परेशान होते थे कि 10 से कम तो किसी चीज़ में खा नहीं सकते। सही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खजूर ज़रूर खाएँ, खजूर ही नहीं खाएँ। सही। सर कुछ लोग जो है खाना भी साथ ही खा लेते हैं इफ्तार के, तो ऐसा करना चाहिए या तरावी के बाद खाना खाना चाहिए? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन आपने कैसे एडजस्ट की है, डॉक्टर्स की राय से ज़रूर उसको करें, क्योंकि कुछ लोग अपना इंसुलिन का जो डोज़ है वो इफ्तार के साथ ही ले रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इफ्तार के साथ लेंगे और खाना नहीं खा रहे, थोड़ा-सा आपने अपना इफ्तार किया, फिर आप मगरिब के लिए चले गए, फिर आपने तरावी पढ़ी लॉन्ग, मतलब ज़ाहिर है घंटा डेढ़ घंटा लगा, तो वो इंसुलिन जो है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही। या तो मरीज़ को जो है अपनी इंसुलिन के डोज़ को बहुत कम एडजस्ट करना चाहिए, या फिर मैं अपने मरीज़ों से कहता हूँ जब आप खाना खाने बैठते हैं तो उस वक्त आप इंसुलिन लगा लें। बेहतर है इफ्तार के साथ करें, क्योंकि फिर आपका जो है ना सब चीज़ें सेट होंगी। लेकिन कुछ मरीज़ इंसुलिन ले लेते हैं, खाना नहीं खाते, वो भी ख़तरा है। कुछ मरीज़ इंसुलिन इफ्तार में नहीं ले रहे, लेकिन वो जो है खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। उसमें चांसेस हैं हाइपरग्लाइसीमिया के। क्योंकि तरावी एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज में शुगर हमारी अच्छी कंट्रोल होगी और ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन उसके बाद खाना तो वो भी बहुत, उसके बाद फिर टाइम इतना नहीं है, फिर लोग सो जाते हैं, फिर ये भी एक वो, तो बेहतर है कि वो अपना हल्का-फुल्का जो भी खाना है वो इफ्तार के साथ खा लें, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मगरिब की नमाज़ के बाद खा लें। सर शरबत तो आपने मना कर दिए, लाल शरबत के बगैर अफ्तारी कैसी? तो कुछ कहते हैं कि डाइट शरबत भी आ गए हैं लाल वाले, तो वो पिला दें एक ग्लास। देखिए, डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, ठीक है ना? मैं तो अपने मरीज़ों को मना करता हूँ, सही। हमें नहीं पता होता कि पीछे सारे हर चीज़ का हम केमिकल कोई एनालिसिस तो करते नहीं हैं, ठीक है? तो एहतियात इसमें ये है कि लाल शरबत को अवॉइड ही कर लें, क्योंकि अल्लाह पाक ने रोज़ा खोलने का बोला है, लाल शरबत पीने का नहीं बोला है। तो मेरे ख़्याल में लाल शरबत के बगैर ज़रूर रोज़ा कबूल हो जाएगा। सर मैं थोड़ा-सा, बस माज़रत आपकी बात काट दी मैंने, तो मैं थोड़ा मरीज़ों से ये कह देता हूँ कि भाई आप, इससे बेहतर है कि नमकीन लस्सी ले लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास है या ऐसी कोई चीज़ है, तो मशरूबात अवॉइड ही करने चाहिए। ठीक है। माशाल्लाह आपकी सारी तजावीज़ पे अमल करते हुए रोज़ा रमज़ान में बहुत अच्छे तौर पे रखा मरीज़ों ने। अब आ गई ईद।
ईद और ये भी मीठी ईद, तो मीठी ईद पे तो मीठा होना चाहिए सर, आपने वर्ड शुगर के मरीजों में। जी, जी, ज़ाहिर-सी बात है, शुगर के मरीज़ हमारे भाई-बहनें और रिश्तेदार जो भी होते हैं या हमारे मरीज़ भी होते हैं, वो भी हमारे भाइयों की तरह। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा खुशी का मौका है, तो वो सबको देख रहे हैं, तो अब हमें उनको नाराज़ या मायूस नहीं करना चाहिए। तो आप शीर खुरमा जो है, जो हमारे पास जो दूसरी शुगर्स अवेलेबल हैं, जो हाइपरग्लाइसीमिया नहीं कराती, जैसे फ्रक्टोज़ है या ऐसी कोई और शुगर उसकी मिसाल है, अवेलेबल हैं बहुत सारी मार्केट, सॉर्बिटॉल टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम उनको उसके साथ उनको मीठा दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है? लेकिन ईद के बाद जो सबसे बड़ा मसला होता है कि वो इतने बड़े गैप के बाद 30 दिन 29 दिन के रोज़े रखने के बाद ऑल ऑफ अ सडन जब खाने की इजाज़त मिलती है, तो वो अपना डोज़ एडजस्ट नहीं कर पाते और वो ऑल ऑफ अ सडन हम पहले दिन बहुत ज़्यादा खाना खा रहे थे और ये होते हैं, तो ज़ाहिर है शुगर अप डाउन करेगी। तो उनको उस दिन और उसके बाद आने वाले 1 हफ़्ते तक बहुत ख़्याल रखना चाहिए और अपनी शुगर को दोबारा 1 हफ़्ते, जिस तरह रमज़ान के शुरू में हमने शुगर मॉनिटर की थी 1 हफ़्ता, इसी तरह ईद के पहले हफ़्ते में भी हमने शुगर मॉनिटर करनी है कि क्या हम बहुत ज़्यादा तो नहीं ऐसा ओवर ईट कर रहे हैं जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, और डॉक्टर से राय भी ले लें। और उसके बावजूद ये कि अपने रमज़ान से पहले का जो डोज़ चल रहा था आपकी मेडिसिन का, आप उस पे आ जाएँ और डॉक्टर से पहले ही पूछ लें और उसकी इजाज़त से जो है आप अपने रमज़ान से पहले वाले डोज़ पर आइए और अपनी डाइट बिल्कुल ऐसे ही कीजिए जैसे आप रमज़ान से पहले कर रहे थे। तो डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? देखें, डॉक्टर हज़रात को जब छुट्टी से फ़ारिग हो जाएँगे एक हफ़्ते के बाद अपनी फैमिली से, और उसके बाद तो जिसके पास एक्सेस है और अगर वो मिल सकता है जल्दी तो वो जल्दी मिल लें, वरना अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के हिसाब से मिलें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है सही। या कोई और इमरजेंसी है इन केस, क्योंकि आपको पता है रमज़ान के बाद कुछ ना कुछ मरीज़ों को प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जी। सबको होती है तो मरीज़ों को भी होती है। तो फ़ौरन अपने, अगर कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब है खुदा ना खास्ता, तो अपने हॉस्पिटल जाके इमरजेंसी में ज़रूर रुजू कर लें। अपने सिर्फ अपने मौलिज का इंतज़ार ना करें कि जी वो छुट्टी के बाद आएगा तो 15 दिन बाद मैं उससे मिलूँगा। तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इमरजेंसी ज़रूर जाएँ, और अगर आपकी तबीयत ठीक है, आप उससे राब्ते में, तो अपने अपॉइंटमेंट के मुताबिक ज़रूर उनसे मिलें और हफ़्ते 15 दिन में मिल लें उससे। ठीक। सर आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम? वंस अगेन सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे ये मौका दिया। आपसे भी गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया। तो जो लोग ज़ियाबीतिस के मरीज़ या शुगर के मरीज़ हैं, उनके बारे में हमने बहुत सारी गुफ्तगू की डॉक्टर साहब के साथ। उम्मीद है कि ये बहुत जो है सूदमंद साबित होगी आप लोगों के लिए और रहनुमाई होगी। और उसके अलावा जो मरीज़ शुगर के नहीं हैं लेकिन उनके ख़ानदान में शुगर है या उनकी फ़ैमिली में शुगर के मरीज़ हैं, तो अपनी ज़रूर वक्तन फ़वक्तन शुगर चेक करते रहने चाहिए। और जिन लोगों के ख़ानदान में शुगर नहीं है, उसके बावजूद, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त 33% लोग जो ज़ियाबीतिस के मरीज़ हैं, जिसका मतलब है हर चौथा पाकिस्तानी जो है वो शुगर का मरीज़ है। तो एवरेज 3.5 टू 4 जी। तक हमारे जो उसमें इस वक्त प्रिवेलेंस है। तो हम सबको अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, और उसके बावजूद अगर शुगर नहीं है, मीठे का इस्तेमाल हम सबको कम रखना चाहिए। इसलिए कि मीठा इस्तेमाल करने से न सिर्फ हमारी, अगर खुदा ना खास्ता शुगर होने की हमारी जो है टेंडेंसी है, तो वो भी जल्दी हम उसको बुलाएंगे, और उसके बावजूद ये कि उसके बाद वज़न भी बढ़ेगा। अगर शुगर हम नहीं खाएंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा हमें इंशाल्लाह, ठीक है। शुगर खाने से ख्याल ये है कि शायद थोड़ा सा नुकसान हो जाए। तो हम सबको अपने एक अच्छे पाकिस्तान के लिए, अच्छे माशरे के लिए, हमें जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी ज़रूर अपनी जो है हर लिहाज से उनके साथ ताउन करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो शुगर के मरीज़ नहीं हैं उन्हें भी अपने शुगर का ख्याल रखना चाहिए। सर आपका इस प्रोग्राम में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी बहुत। अस्सलाम। नाज़रीन, जैसे डॉक्टर प्रोफ़ेसर याह्या अज़ीज़ ने बताया कि आप अपना बहुत ख़्याल रखें। शुगर के मरीज़ अपने मौलिज के से राब्ते में रहें ताकि उनकी शुगर कंट्रोल में रहे और रमज़ान को एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।